हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी जो फार्माकोलॉजी की सीरीज़ चली हुई है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑटोकॉइड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके जो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। ऑटोज मतलब होता है सेल्फ और एकोस मतलब होता है हीलिंग एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल सिग्नल की तरह प्रोड्यूस होता है और काम करता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए। ऑटोकॉइड्स आर केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो ऑटोकॉइड्स होता है वो एक प्रकार से केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है बच्चों। ठीक है, प्रत्येक सेल्स के अंदर हमारा क्या है, एक प्रकार का ऑटोकॉइड्स पाया जाता है जो एज ए केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, दे एक्ट लोकली एट द साइट वेयर दे आर सिंथेसाइज एंड रिलीज। ठीक है, और एक प्रकार से ये जो अपना एक्शन दिखाता है लोकली साइट पे दिखाता है जहाँ पे इसकी सिंथेसाइज होता है और जहाँ से ये रिलीज होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से लोकल भी काम करता है अपनी साइट पे। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़, दे आर केमिकल सब्सटेंस। इसको हम केमिकल सब्सटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए, अब इसका क्लासिफिकेशन है ऑटोकॉइड्स का, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ऑटोकॉइड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहला है हमारा एमाइन्स। ठीक है, अभी जो एमाइन्स में आते हैं हमारे, वो आपका आता है हिस्टामाइन आता है, सेरोटोनिन आता है और आपका 5-HT आता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में आता है हमारा काइनिन्स और आपका एंजियोटेंसिन। नेक्स्ट है आपका लिपिड। लिपिड भी 2 प्रकार की होती है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपका इकोसेनोइड आर्किडोनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर। तो जो आपका इकोसेनोइड आर्किडोनिक एसिड है मेटाबॉलिज्म, उसमें हमारी ल्यूकोट्रीन्स आती है बच्चों, थ्रोम्बोक्सेन आता है और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। ये बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फार्माकोलॉजी के अंदर। ऑटोकॉइड से बहुत टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये है हमारा हिस्टामाइन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टामाइन क्या होता है, चलिए देखते हैं। हिस्टामाइन आर नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो जो आपके हिस्टामाइंस होते हैं बच्चों, हिस्टामाइन की मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाली हुई है, आप उसको एक बार देख लेना। तो हिस्टामाइन क्या होता है हमारा, ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमारा एमाइंस ग्रुप की होती है, जो एमाइंस ग्रुप की जो फैमिली होती है बच्चों, उससे ये बिलोंग करता है और एक प्रकार से नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो आपका हिस्टामाइन होता है। हिस्टामाइन आर प्रोड्यूस इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ड्यूरिंग ए लोकल इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, अब जो आपका हिस्टामाइन होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ से, लगभग जो ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जो सेल होती है और एक प्रकार से जो अपना इम्यून रेस्पॉन्स देता है लोकली साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द गट। अब ये क्या करता है बच्चों, रेगुलेशन का भी काम कराता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी कराता है, किसके, जो आपका गट होता है। ठीक है, चलिए अब हिस्टामाइन रिसेप्टर के बारे में देख लेते हैं हम। ये जो रिसेप्टर होते हैं बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, H1, H2, H3 और आपका H4। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कि हिस्टामाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे H1 एंड H2 रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट इन द पेरीफेरी एंड सीएनएस। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, आपका जो पेरीफेरी होता है और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका H1 और H2 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़
रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है और रिलैक्सेशन कराता है हमारी जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, उनके अंदर एक प्रकार से रिलैक्सेशन का काम कराता है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग एपेटाइट। ठीक है, और जो एपेटाइट होती है उसको एक प्रकार से कम कर देता है। नेक्स्ट आपका रेगुलेट थ्रस्ट बॉडी टेम्परेचर, और ये रेगुलेशन करता है थ्रस्ट, जो आपको प्यास लगती है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें भी मददगार होता है। नेक्स्ट है आपका सिक्रीशन ऑफ ADH। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, इसको भी सिक्रीशन करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग BP, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी कराने का यही काम करता है। आपका जो H1H2 रिसेप्टार्स होते हैं ये इसमें मददगार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं H3 रिसेप्टार। H3 रिसेप्टार क्या होता है बच्चों? इट इज़ कोल्ड प्री साइनेप्टिक रिसेप्टार। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्री साइनेप्टिक रिसेप्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका इट इज प्रेजेंट इन द बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, कोर्टेक्स ऑफ CNS। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? जो आपका बेसल गैंग्लिया होता है बच्चों, हिप्पोकैम्पस होता है, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। कौन सा रिसेप्टार? आपका जो H3 रिसेप्टार होता है। नेक्स्ट आपका फॉर एंजाइटी एंड स्लीपिंग। ठीक है, एंजाइटी चिंता और जो आपकी स्लीप नींद होती है उसमें भी ये बहुत मददगार होता है, जो आपका H3 रिसेप्टार होता है। नेक्स्ट है आपका H4 रिसेप्टार। H4 रिसेप्टार क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। दे आर लिंक टू द पैथोलॉजी ऑफ एलर्जिक एंड अस्थमा एंड रेगुलेट द चेंजेस इन सेलुलर शेप, कीमोटैक्सिस एंड अप रेगुलेशन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो जो आपका H4 रिसेप्टार होता है बच्चों, वो एक प्रकार से लिंक होता है किससे? जो आपकी अस्थमा की कंडीशन होती है और जो आपका एलर्जिक कंडीशन होती है। ठीक है, और क्या करता है? रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, और रेगुलेट कर देता है एक प्रकार से जो हमारे सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके शेप और साइज़ को। दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या होता है? आपका जो कीमोटैक्सिस होता है, ठीक है, कीमोटैक्सिस रेगुलेशन करता है जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इन कीमोट्रोपोइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और जो आपका जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और जो आपका इओसिनोफिल होता है, ये एक प्रकार की सेल्स होती है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर पाई जाती है ये सेल। तो इनमें भी ये प्रेजेंट होता है आपका जो H4 रिसेप्टार होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल रोल। इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये कहाँ कहाँ रोल दिखाता है अपना? सबसे पहली बात तो नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, नेक्स्ट है आपका लुईस ट्रिपल रेस्पॉन्स, ये जो एक प्रकार का रेस्पॉन्स दिया था, ठीक है, लुईस ने 1927 में। नेक्स्ट है आपका हिस्टामाइन शॉक, हम इसको IV रूट से दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट, नेक्स्ट है आपका हिस्टामाइन एंड एलर्जिक रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका हिस्टामाइन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है बच्चों, तो इसके यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल है जो शो करता है आपका जो H4 रिसेप्टार होता है। चलिए अब बात करते हैं हम हिस्टामाइन एगोनिस्ट। हिस्टामाइन एगोनिस्ट क्या होते हैं? तो इसमें आता है हमारा बीटाजोल और आपका इमिप्रोपामाइडिन, नेक्स्ट है आपका मैथिमीपिप। ठीक है, तो इसमें हमारी ये 3 प्रकार के एगोनिस्ट है। बीटाजोल हो गया और आपका आइमिप्रोमिडीन हो गया और आपका मैथिमीपिन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में। तो इसके थेराप्यूटिक यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट आपका एलर्जिक टेस्टिंग, जो एलर्जिक रिएक्शन की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, उसमें भी यूज किया हो सकता है ये।
नेक्स्ट है आपका हाइपोटेंशन, नेक्स्ट है आपका टैकीकार्डिया, नेक्स्ट है आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम एंटी हिस्टामाइन या फिर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ये क्या होता है। तो दीज आर 3 टाइप्स। ये जो आपका एंटी हिस्टामाइन होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज इन एलर्जिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये एलर्जिक जो रेस्पॉन्स या एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर, उसके लिए आपका H1 एंटागोनिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में अब आपकी जो ड्रग आती है, सिमेटिडीन आती है, रेनेटिडीन आता है और आपका फोमेटिडीन आता है। ये क्या करता है? रिड्यूसिंग HCl सिक्रीशन, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके सिक्रीशन को ये कम कर देता है। दूसरी चीज़ यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, और जो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं उस डिजीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जो आपकी H2 एंटागोनिस्ट वाली मेडिसिन होगी। चलिए नेक्स्ट है आपका H3 एंटागोनिस्ट। H3 एंटागोनिस्ट में ड्रग आती है हमारी थायोपेरामाइड। थायोपेरामाइड क्या होती है? ये एक प्रकार की H3 एंटागोनिस्ट वाली ड्रग होती है और ये क्या करती है? रेगुलेट करती है हिस्टामाइन को। ठीक है, फिर क्या होता है? आपका जो हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे रिलीज होते हैं CNS में, और CNS के द्वारा वो एक प्रकार से कौन सा मैकेनिज्म शो करते हैं वहाँ पे? प्री साइनेप्टिक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तब जाके आपका जो H3 एंटागोनिस्ट होता है वो काम करता है। चलिए अब इसमें फर्स्ट है आपका H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट क्या होता है? दे कोज ए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ ओनली H1 रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? एक प्रकार से इनिबिशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है ओनली आपका जो H1 रिसेप्टर होता है। दूसरी चीज़ एड्रेनालिन, ए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। एड्रेनालिन क्या होता है? एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है ऑफ हिस्टामाइन एक्ट वाया एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड रिवर्स द ब्रोंकोडाइलेशन एंड वासोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑफ द हिस्टामाइन। ठीक है, और जो आपका हिस्टामाइन एक्ट करता है कैसे? जैसे आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर करता है, और उसके रिवर्स में वहाँ पे क्या होता है? वो ब्रोंकोडाइलेशन हो सकता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक प्रकार से वहाँ पे हिस्टामाइन का प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स इज ब्लॉक बाय द क्रोमोलाइन सोडियम कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, और जो आपका हिस्टामाइन होता है रिलीज होता है किससे बच्चों? आपकी जो मास्ट सेल्स होती है, और ब्लॉक किसके द्वारा होता है? वो जो आपका क्रोमोलाइन सोडियम होता है और आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आता है आपका H1 एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है? दे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोड्यूस ड्राउजीनेस। ये क्या होता है बच्चों? ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये इसको क्या कर देता है? क्रॉस कर देता है। जो इसकी फर्स्ट जनरेशन वाली मेडिसिन होती है H1 एंटागोनिस्ट की, इसमें आती है अब हमारी इथेनोला एमाइंस। इसमें ड्रग आती है हमारी डाइफिनाइहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका इथाइलिन डायामीन। इसमें ड्रग आती है हमारी पायरिलामाइन और आपका मैलेट। नेक्स्ट है आपका एल्काइल एमाइन। इसमें ड्रग आती है हमारी क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और आपका ब्रोमफेनिरामाइन मैलेट। नेक्स्ट है आपका पिप्राजीन। पिप्राजीन में ड्रग आती है हमारी साइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका पिप्रीडीन्स। पिप्रीडीन में आता है साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका फेनोथायाजीन। इसमें आता है आपका प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका ट्राईसाइक्लिक डाईबेंजोक्सापिन। इसमें ड्रग आती है हमारी डोक्सीपिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये किसका क्लासिफिकेशन था आपका? जो आपका
H1 वाला था, H1 एंटागोनिस्ट था। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। वो तो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग थी। ये क्या करती है, जो सेकंड वाली होती है बच्चों, सेकंड जनरेशन की जो ड्रग होती है H1 एंटागोनिस्ट की, ये क्या करती है, दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, वो जो फर्स्ट वाली थी वो तो क्या कर रही थी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही थी बच्चों, और जो सेकंड वाली है वो क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें ड्रग देख लेते हैं हम कौन कौन सी आती है। एल्काइल एमाइंस, इसमें आता है आपका एक्रीवास्टीन। नेक्स्ट है आपका पिप्राजीन, इसमें आती है आपका सिट्रीजीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका थैलेलाजिनोनेंस, इसमें आती है हमारी ड्रग एजिलास्टीन और आपका हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका पिप्रिडीन्स, इसमें ड्रग आती है आपकी टर्फिनाडीन आता है, एस्टिमाजोल आता है और आपका लोराटाडीन आता है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड जनरेशन वाली H1 एंटागोनिस्ट वाली ड्रग है जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। H1 रिसेप्टर इज ब्लॉक बाय एंटीहिस्टामाइन H1 ब्लॉकर्स, कैटेगरी इनटू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो जो आपकी H1 रिसेप्टर वाली जो ये क्या करती है ड्रग, ये ब्लॉक करती है किसके द्वारा, आपका जो एंटीहिस्टामाइन होता है H1 ब्लॉकर्स। अब वो कैटेगरी में आती है हमारी, फर्स्ट जनरेशन वाली भी आती है और सेकंड जनरेशन वाली भी आती है, जो H1 रिसेप्टर काम करता है एक प्रकार से। चलिए, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये एक्शन दिखा सकता है अपना, किस प्रकार। तो इसमें एलर्जिक रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका ईचिंग, नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल्स, नेक्स्ट है आपका एंटी एलर्जिक रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है आपका एंटी इमेटिक, मतलब जो उल्टी लगती है, एंड एंटीटसिव एक्शन, नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसका थेरापेटिक यूज देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो एलर्जिक डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एज सेडेटिव हिप्नोटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिजीज, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोशन सिकनेस, इसमें भी यूज किया जाता है। ये इसके थेरापेटिक यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट आपका एंटी मस्क्रेनिक इफेक्ट और आपका नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं हम H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या होता है इसमें देख लेते हैं एक बार। द H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट और पार्शियल सेल्स आर ब्लॉक बाय द सिमेट्रिडीन। अब देखो, जो आपका H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है बच्चों, आपकी जो पार्शियल सेल होती है, पैराइटल सेल होती है, पैराइटल सेल होती है, और ब्लॉक किसके द्वारा होता है, वो आपका जो सिमेट्रिडीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द एक्टिवेशन ऑफ H+ पोटेशियम एटीपेज प्रोटोन पंप इज प्रिवेंटेड बाय एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी अगेंस्ट दीज रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो इसका एक्टिवेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका जो H+ होता है, K+ एटीपेज प्रोटोन पंप होता है, वो प्रिवेंट किसके द्वारा होता है, वो जो आपका एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होती है वहाँ पे, तब जाके वो रिसेप्टर के अगेंस्ट ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन। नेक्स्ट इसके थेरापेटिक यूज की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो आपकी सिमेट्रिडीन ड्रग होती है। सिमेट्रिडीन रिजल्ट क्या करती है, इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है ज़्यादातर तो गाइनोकोमेस्टिया, ये एक प्रकार की डिजीज होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पोटेंसी इन मेल, मेल के अंदर नपुंसकता भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजीनेस, नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इफेक्ट, नेक्स्ट है आपका नोजिया, वोमिटिंग और आपका कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम, ये क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों 5-HT। ठीक है, ये क्या होता है
5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है, एक प्रकार का केमिकल होता है ये। इज कॉमनली एज सेरोटोनिन इज ए मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 5-HT के नाम से भी जानते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। कॉमनली एज सेरोटोनिन इज ए, ठीक है, सेरोटोनिन एक प्रकार का मोनोएमाइन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्टोफैन फाउंड इन द जीआईटी, ठीक है, जो आपका ट्रिप्टोफैन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन का, और जो आपका एनिमल होते हैं, एज द प्रिकर्सर ऑफ 5-HT, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेरोटोनिन इन द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट इन द एंटीरियोक्रेमेफिन सेल्स ऑफ द गट एंड रेगुलेट द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, ठीक है। जो आपका सेरोटोनिन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सी सेल में होता है बच्चों, एंटीरियोक्रोमोफिन सेल होती है गट की, ठीक है, और रेगुलेट क्या करता है वहाँ पे, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, ठीक है, जो आंतों का मूवमेंट होता है उसमें मददगार होता है। चलिए नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ 20% सेरोटोनिन टेक प्लेस इन द सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द CNS वेयर इट परफॉर्म फंक्शन, ठीक है। तो जो आपकी सिंथेसिस होती है लगभग 20% सेरोटोनिन किसका स्थान लेता है, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स का, एक प्रकार से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है, तब जाके वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कैसे करता है, रेगुलेशन ऑफ मूड, मूड का रेगुलेशन कराने में मददगार होता है, एपेटाइट भूख, स्लीप नींद, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और आपका सम कोग्निटिव फंक्शन है इसके, जैसे आपका मेमोरी और लर्निंग, मेमोरी के लिए और लर्निंग यादगार के लिए भी बहुत मददगार होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल इफेक्ट, आपका यूट्रस इफेक्ट, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसके फिजियोलॉजिकल रोल देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5-HT एगोनिस्ट। अब ये 5-HT एगोनिस्ट क्या होता है बच्चों, पहला है इसमें ट्रिप्टाफैन्स, तो इसमें जो यूज किया जाता है ट्रिप्टाफैन्स, ये यूज इन सीवियर अटैक, ज़्यादा खतरनाक अटैक के लिए हम 5-HT एगोनिस्ट देते हैं, माइग्रेन के लिए भी यूज किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका फेनफ्लुरामाइन एंड डेक्सफेनफ्लुरामाइन, तो ये क्या करता है, सप्रेस एपेटाइट, मतलब ये भूख को कम करता है बच्चों, सप्रेस कर देता है, भूख को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 5-HT एंटागोनिस्ट, ये ऊपर वाला क्या था, 5-HT एगोनिस्ट था बच्चों। एगोनिस्ट का तो हमें पता है कि फुल रेस्पॉन्स देता है, ठीक है, एगोनिस्ट की मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको आप एक बार देख लेना। ये क्या करता है, फुल रेस्पॉन्स शो करता है, ठीक है, रिसेप्टर की साइड पे जाके बाइंड होके। और दूसरा एंटागोनिस्ट जो होता है ये रेस्पॉन्स नहीं देता ये, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट बाइंड नहीं होता, तो ये रेस्पॉन्स भी नहीं देता। 5-HT एंटागोनिस्ट, तो इसमें आता है हमारा सिप्रोहेप्टाडिन, ये कहाँ यूज किया जाता है बच्चों, इट इज़ यूज इन सीवियर स्किन एलर्जिक, प्रोस्टागैस्ट्रोटोमी, डंपिंग सिंड्रोम, माइग्रेन एंड ट्रीट फॉर कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है। जो आपका सिप्रोहेप्टाडिन होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ज़्यादा सीवियर स्किन एलर्जी के लिए, और आपका पोस्ट गैस्ट्रोटोमी डंपिंग सिंड्रोम के लिए, माइग्रेन के लिए, और जो आपका कार्सिनोइड ट्यूमर होता है उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरा है इसमें ड्रग हमारी ओंडास्टिरोन, ओंडास्टिरोन ये क्या करता है, ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचला रहा है या आपको उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ओंडास्टिरोन ले सकते हो। नेक्स्ट आपका कैंसर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी के लिए भी हम इसको यूज करते हैं बच्चों, और जो आपका रेडिएशन थेरेपी होती है, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जिसको हम PGS के नाम से जानते हैं, बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है।
प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड लिपिड कंपाउंड। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का ऐसा ग्रुप होता है स्ट्रक्चरली जिसका जो संबंध होता है वो हमारे लिपिड्स जो कंपाउंड होते हैं उनसे होता है एंड परफॉर्म मैनी इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, और जो एक प्रकार से जो इसके फंक्शन देखे जाते हैं तो किसके अंदर देखे जाते हैं? जो हमारी एनिमल की बॉडी होती है बच्चों, एक प्रकार से। चलिए फिर, द टर्म ओरिजिन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की जो टर्म ली गई थी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी इसकी? जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चों। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ये क्या होता है? ए प्रोस्टाग्लैंडिन हैव 20 कार्बन एटम्स इंक्लूड ए 5 कार्बन रिंग, ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 15 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसके अंदर लगभग 20 कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं और 5 कार्बन की रिंग होती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और उसमें 15 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, और ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। PG1 प्रोस्टाग्लैंडिन 1, प्रोस्टाग्लैंडिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं हम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्लेटलेट्स, ब्रोंकियल मसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराने में मददगार होता है, फर्टिलाइजेशन कराने में भी मददगार होते हैं जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं बच्चों। और ये जो पेन रेगुलेशन होता है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत मददगार होता है हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जब चलती है उस टाइम। नेक्स्ट आपका GIT, किडनी और आपका इन्फ्लामेशन, ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे। अब इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन देख लेते हैं। वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस और आपका हाइपोटेंशन आपको हो सकता है। अब इसमें बात करते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट क्या होता है? इसमें ड्रग आती है हमारी डिनोप्रोस्ट। तो ये क्या होता है? इट इज़ एन एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा हैज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होता है बच्चों? एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा होता है और ये क्या करता है? इसकी जो प्रॉपर्टी देखी जाती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम कराता है और आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कराता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ये जो होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने में भी यूज किया जाता है। जो आपका डिनोप्रोस्ट आता है, डिनोप्रोस्ट की जो टैबलेट आती है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में यूज की जाती है बच्चों। चलिए, इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस और आपका हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी मीसोप्रोस्टोल। मीसोप्रोस्टोल क्या होती है? इट इज़ ए सिंथेटिक एनालॉग ऑफ PGE1 एंड इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये जो सिंथेसिस होती है इसकी एक प्रकार का एनालॉग होता है किसका? जो आपका PGE1 होता है और ये इनिबिशन का काम कराता है और सिक्रीशन करता है किसका बच्चों? जो आपका गैस्ट्रिक एसिड होता है। दूसरी चीज़, इट इज़ यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर एंड एनसेड्स। पेप्टिक अल्सर के लिए भी यूज़ किया जाता है और जो आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है आपकी जेमिप्रोस्ट। जेमिप्रोस्ट ये क्या होती है? इट इज़ सिंथेटिक एनालॉग। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक एनालॉग होता है, यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन ऑफ क्रेविक्स। ठीक है, ये जो आपका क्रेविक्स होता है बच्चों फीमेल के अंदर, तो उसको सॉफ्ट बनाने में और उसको डायलेट कराने में मददगार होता है। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेड फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, और जो रिकमेंड की गई है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो बच्चों।
चलिए अब इसमें नेक्स्ट है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। इसमें हमारा आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ये क्या होता है, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलेटेड कंपाउंड आर ब्लॉक बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड। जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो बायोसिंथेसिस होती है उसका जो संबंध होता है कुछ कंपाउंड्स के साथ होता है और ग्लूकोकोर्टिकोइड के द्वारा वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दे अकर्स एज दे एक्ट ऑन फोस्फोलाइपेज A2 to prevent arachidonic acid liberation required for the prostaglandin synthesis। और जो इसमें आपका फोस्फोलाइपेज होता है, ठीक है, जब वो एक्ट करता है A2 के द्वारा तो किसको प्रिवेंट करता है, आपका जो आर्किडोनिक एसिड होता है, ठीक है, और तब जाके वहाँ पे आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है एक प्रकार से वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहीं पे टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया बच्चों। ये आज का हमारा ये चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने ऑटोकॉइड्स और आपका बहुत सारे एंटागोनिस्ट, H1 हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। बने रहना हमारे साथ, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।